आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस टॉपिक से हर साल नीट में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे इस चैप्टर से मेन मेन 3 पॉइंट्स है, जैसे कंट्रासेप्टिव्स, आर्ट एंड यहाँ से ये पूरा सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें भी कंट्रासेप्टिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड देन आर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चंस पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो मैक्स टू मैक्स थ्री थ्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारा 12 मार्क्स सिक्योर है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे समरी, उसके बाद कंट्रासेप्टिव मेथड्स, एमटीपीज, आर्ट, एसटीआई एंड रिमेनिंग पोर्शंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समरी समरी देखोगे तो थोड़ा चैप्टर का ओवरव्यू मिलेगा। तो ओवरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हु, कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है उसके बारे में बात किया हुआ है एनसीईआरटी में। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और कुछ टॉपिक से कुछ कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद आरसीएच प्रोग्राम के बारे में भी कुछ बात किया हुआ है। उसके बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ एंड पॉपुलेशन के बारे में भी कुछ बात एनसीईआरटी में किया हुआ है। उसके बाद है कंट्रासेप्टिव्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, एमटीपी, एसटीआई, एसटीआई का कुछ कॉम्प्लिकेशंस एंड कुछ प्रिकॉशंस। उसके बाद इनफर्टिलिटी, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओके, तो ऐसे चैप्टर पूरा एनसीईआरटी में है। तो चलो आते हैं कंट्रासेप्टिव में और बर्थ कंट्रोल में। व्हाट इज कंट्रासेप्टिव? ये क्या होता है? ये होता है इन डिवाइस और मेडिकेशन और प्रोसीजर जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, और प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, तो आइडियल कंट्रासेप्टिव का कुछ फीचर्स होता है, जैसे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये सेक्सुअल ड्राइव के साथ किसी तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन है, तुम पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी मार्क कर दिया हूँ। ओके, उसके बाद आते हैं कंट्रासेप्टिव में। एनसीईआरटी में 7 तरह के 7 टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल और ट्रेडिशनल, उसके बाद बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ये तीनों हार्मोन के टाइप से, मतलब काइंड ऑफ हार्मोन से रेगुलेट होता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से बॉडी में दिया जाता है, इसलिए ये 3 तरह के हैं। जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव और पिल्स टैबलेट के फॉर्म में हम लेते हैं, इंजेक्टेबल्स इंजेक्शंस के थ्रू हम लेते हैं, और इम्प्लांट्स स्किन के अंदर हम इम्प्लांट्स भी लगाते हैं। उसके बाद है सर्जिकल मेथड। ओके, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विथड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। बैरियर मेथड के अंदर है मेल एंड फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बॉल्ट्स। ओके, उसके बाद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स के बारे में भी बात किया हुआ है, जिससे ये बैरियर मेथड का कॉन्ट्रासेप्टिव एबिलिटी बढ़ता है। ओके, और एफिशिएंसी बढ़ता है। उसके बाद आता है आईयूडीज में। आईयूडी के अंदर है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इन तीनों में ही मैंने जैसे बोला था, जस्ट हम अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, लेकिन लेते हैं सेम चीज, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में है वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। ओके, चलो अब आते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। ओके, ये क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है बहुत सिंपल, ये स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग को
अवॉइड करवाता है, मतलब स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग नहीं होता है। यही ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड का प्रिंसिपल है। ओके, 3 टाइप्स का है एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। उसमें भी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल डेज का है, 28 और 29 डेज का है, तो उसमें 10 to 17 डे तक कोई कॉपुलेशन नहीं होता। ओके, तो अगर वो उस टाइम को अगर तुम अवॉइड कर लेते हो तो ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच नहीं पाएगा, सो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, उसके बाद है विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। ये क्या होता है? देखो, इजैकुलेशन के पहले पेनिस को और वेजाइना के अंदर से निकाला जाता है, तो इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल। और एक है लैक्टेशन और एमिनोडिया। ये क्या होता है? ये है, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर प्रेगनेंसी 6 मंथ तक, और एकदम जब लैक्टेशन होता है, बहुत इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पे नहीं होता। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, तो स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग भी नहीं पॉसिबल है। तो ये भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोडिया, और इसका टाइम पीरियड है मैक्सिमम 6 मंथ्स फॉलोइंग पर्चुरेशन। ओके, मैं फिर से इंसेटिव में पूरा मार्क करके छोड़ा हूँ। देखो, ऑलरेडी आई हैव मेंशन नेचुरल मेथड का एक चीज़ है, चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है एंड साइड इफेक्ट नील है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम बाहर का कोई कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. इससे एक assertion reason क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो, ये हो गया AR A assertion, और ये होगा रीजन। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। ओके, उसके बाद क्या है? विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ये भी तुम पढ़ लेना, बहुत कुछ नहीं है, बहुत इजी है, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। उसके बाद लैक्टेशनल एमिनोडिया, ये भी तुम पढ़ लेना। उसके बाद कुछ लाइन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, जैसे हाउएवर दिस मेथड हैज been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following parturition, as no medicines or devices are used in these methods. Side effects are almost nil. Chances of failure of this method are also high. Okay. उसके बाद है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड के अंदर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स 2 तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स। ओके, मेल कॉन्डोम्स यूजुअली पेनिस को कवर करता है एंड फीमेल कॉन्डोम यूजुअली वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। ओके, अच्छा, एक इंडियन पॉपुलर ब्रांड है निरोध, जो मेल कॉन्डोम को बनाता है। और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कॉन्डोम का, वो STI एड्स ये सब चीज़ों से यूजर को बेनिफिट देता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये डिस्पोजेबल होता है। तो इनसेट का हर एक पॉइंट्स को मैं इधर लिख चुका हूँ, तुम ये एक बार देख लोगे तो एग्जाम हॉल में रिटेन कर पाओगे। उसके बाद है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्ट्स। अच्छा, ये कौन यूज करता है? ये यूज करता है फीमेल्स। कहाँ भी यूज किया जाता है? सर्विक्स पे। याद रखना, फीमेल कॉन्डोम वेजाइना एंड सर्विक्स, और डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्ट्स ये सिर्फ सर्विक्स में यूज होता है। ओके, एंड दीज आर रीयूजेबल। कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल बट दीज आर रीयूजेबल। ओके, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, ये कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ओके, ये 4 बैरियर्स का कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ओके, यहाँ पे कॉन्डोम का मेल एंड फीमेल कॉन्डोम का कुछ
पिक्चर्स दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ये है मेल कॉन्डोम एंड दिस इज फीमेल कॉन्डोम। ओके, यहाँ पे भी है, तुम इसको एक बार रीड मार लेना। ओके, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, जस्ट एक बार रीड कर लो। उसके बाद है आईयूडी। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। उसके बाद है आईयूडीज। ओके, आईयूडीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। ओके, इंसर्टेड इन यूटेरस एंड इंसर्टेड थ्रू वजाइना। ये सब एनसीईआरटी में ना एक लाइन पे दिया हुआ है, इसलिए मैं अलग अलग करके लिखा हूँ, जैसे तुम्हें इजीली मेमोराइज हो सके। तो 3 तरह के आईयूडीज है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड के अंदर है लिपिस्लूप, कॉपर रिलीजिंग के अंदर है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड माल्टीलोड 375। ओके, एंड हार्मोन रिलीजिंग के अंदर है प्रोजेस्टाजेट एंड एलएनजी 20। ओके, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ओके, इजी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आईयूडी। आईयूडी क्या करता है? आईयूडी बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, और यहाँ से पीआईक्यूज नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, आईयूडी आईयूडी क्या करता है? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस। यूटेरस में फैगोसाइटोसिस करता है, इंक्रीज करता है स्पर्म का। ओके, आईयूडी। कॉपर आयंस क्या करता है? स्पर्म का जो मोटिलिटी है ना, उसको सप्रेस करता है। ओके, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है ना स्पर्म का, उसको भी सप्रेस कर देता है। ओके, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या क्या है, इसका काम क्या है? हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है? यूटेरस को ना इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देता है। ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस के अंदर क्या नहीं हो पाता? इम्प्लांट नहीं हो पाता। ओके, क्योंकि ऑलरेडी इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को अनसुटेबल बना चुका है कुछ हॉर्मोन्स। ओके, और एक काम भी करता है, ये तो यूटेरस के ऊपर इफेक्ट हुआ, और सर्विक्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट है। वो क्या है? मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ओके, अच्छा, ये एक पिक्चर है एनसीईआरटी का, कॉपर टी। ओके, कॉपर टी क्या था? कॉपर रिलीजिंग आईओडी। देखो, कॉपर रिलीजिंग आईओडी था। ओके, तो कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, याद रखना। लिपिस लूप, प्रोजेस्टाजेट, एलएनजी 20। ओके, चलो आते हैं इसमें। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, देखो फिर से तुम इसको एक बार देख लेना। आई ऑलरेडी मेंशन्ड एवरीथिंग। ओके, जस्ट रीड। ओके, इसको भी एक बार रीड कर लेना। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है? वो है आईयूडी। ओके, ओरल कंट्रासेप्टिव और पिल्स कौन यूज करता है? यूज बाय फीमेल्स। ओके, मेल्स नहीं करते, फीमेल्स करते हैं। ओके, पिल्स हम कैसे लेते हैं? पिल्स लेते हैं हम टैबलेट के फॉर्म में। ओके, हाउ टू टेक? ये देखो, फर्स्ट से 21st तक, फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 21st डे तक हम ये पिल को, मतलब फीमेल ये पिल को लेगा। उसके बाद 7 दिन गैप रहेगा। ओके, उसके बाद 7 दिन गैप रहेगा। तो डेली फॉर पहले कैसे लेना है? डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days, preferably start within the first 5 days of menstrual cycle। पहले 5 दिन के अंदर ही लेना चालू करना है। ओके, उसके बाद गैप ऑफ 7 days, गैप ऑफ 7 days। ओके, 7 दिन का गैप लेना है और फिर से कंटिन्यू करना है। हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। तो
कैसे लोगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे से लेना अगर स्टार्ट किए हो तो 21st डे तक लेना पड़ेगा, उसके बाद 7 दिन का गैप देना पड़ेगा, फिर से साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये है पिल और ओरल कंट्रासेप्टिव। ओके, एक बहुत अच्छा डिस्कवरी है बाई CDRI लखनऊ लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इसका कुछ फीचर्स है। ओके, सहेली का, इसको बोलते हैं सहेली, ये भी एक पिल है। ओके, दिस इज अ पिल। इसका कुछ फीचर्स है, जैसे ये नॉन स्टेरॉइडल है, 1 पिल है, मतलब एक वीक पे एक बार ही लेना है, एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। ओके, एक बार इसको पढ़ लेना। मैं ऑलरेडी एजर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है उसको मार्क किया हुआ हूँ, तो इसको एक बार देख लेना। तो जस्ट रीड इट। ओके, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स अंडर स्किन, ये सेम ही है, इसको एक बार इंसर्ट से देख लेना। स्पर्म कैन लिव अलाइव अप टू 5 days, ओके, आफ्टर कोइटस एंड वेट फॉर ओवम। देखो, मैंने पहले बोला था ना, जब यहाँ पे था हम, यहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे, देखो, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ओके, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10 से 17 डेज तक, 10th से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम क्या अवॉइड करते हैं? कोइटस को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? देखो, आइडियल ओव्यूलेशन डे कौन सा वाला है? 14th। ओके, तो अगर 10th डे पे कोइटस हुआ है तो क्या होगा? तो 5 दिन तक स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे सर्वाइव कर सकता है। तो क्या होगा? तो ओव्यूलेशन के डे होगा 14th एंड 10th डे पे हुआ है कोइटस। तो जब ओव्यूलेशन होगा तब स्पर्म अलाइव रहेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे, एंड इससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना। इसलिए 10th से 17th डे तक कोइटस को अवॉइड करने का बात किया हुआ था। ठीक है, तो चलो, इसके बाद कुछ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको तुम रीड करो। ओके, देखो, प्रोजेस्ट्रोजेंस alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin, as I already mentioned. इसके बाद क्या है? Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Okay, इन लोगों का ना जो इफेक्टिव पीरियड है वो लॉन्गर है, इनका इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ओके, इनका इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर है कंपेयर टू पिल्स। उसके बाद क्या है? इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. ओके, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना इंसर्ट से। ओके, उसके बाद है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड के अंदर है वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। देखो, वैसेक्टमी में क्या होता है? वैसेक्टमी होता है मेल का, एंड ट्यूबेक्टमी क्या होता है? फीमेल का। ओके, तो वैसेक्टमी में क्या होता है? वैज डिफरेंस को कट करता है एंड उसको टाई कर देता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ कहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा? वैज डिफरेंस के थ्रू आगे नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि वैज डिफरेंस ऑलरेडी कट किया हुआ है। ट्यूबेक्टमी में क्या होगा? ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया हुआ है, ओव्यूलेशन होने के बाद फैलोपियन ट्यूब होके वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब स्पर्म भी इधर से फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं आ पाएगा एंड ओवम भी फैलोपियन ट्यूब के बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये दोनों मेथड है सर्जिकल मेथड्स। तो
उसके ऊपर अच्छे से देख लेना। ओके, vas deferens को कट किया जाता है इन केस ऑफ वैसेक्टमी एंड फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है इन केस ऑफ ट्यूबेक्टमी। आई ऑलरेडी मार्क एवरीथिंग इन एनसीईआरटी, जस्ट चेक इट आउट। ओके, जस्ट रीड, बहुत इजी है। इसके बाद आते हैं एमटीपी पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, ये एनसीईआरटी से एकदम पढ़ लेना, इसमें अलग करके बोलने वाला कुछ चीज नहीं है। इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म is called medical termination of pregnancy or MTP or induced abortion. Nearly 45 to 50 millions, देखो ना ये सब जो नंबर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले सकता है। ओके, 45 to 50 millions MTPs are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year। उसके बाद क्या है, whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, just read। हाँ, इसके बाद है इम्पोर्टेंट 1971, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ये एमटीपी को लीगलाइज करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे इसका फेयर यूज हो एंड कोई हार्म ना पहुंचे मदर को। ओके, why MTP? Obviously the answer is just read। okay, just read, इसमें कुछ बोलने वाला नहीं है। ओके, MTP up to 12 weeks। ओके, MTP is safe आफ्टर 12 weeks, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से MTP मे बी रिस्की। ओके, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से MTP रिस्की हो सकता है। जस्ट रीड, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 2017 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, अप टू 12 weeks, one doctor, recommendation 12 to 24 weeks में अगर MTP करवाना है तो दो डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन लगेगा। इसके बाद आते हैं STI में। STI क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड HIV और HIV इन्फेक्शन। ओके, इसका मैं एक चार्ट बनाया हूँ, कॉजिंग एजेंट है, उसका टाइप एंड उसका साइंटिफिक नेम मेंशन्ड है। तुम एक बार इसको देख लेना, तुम्हें जस्ट एक बार रीड करना है, अगर याद आ गया तो अच्छा है। यू नो, हेपेटाइटिस बी एंड HIV दे आर ट्रांसमिटेड इजीली। ओके, बहुत इजीली फैलता है। अच्छा, कुछ STIs है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV। ओके, कुछ सिम्टम्स एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो तुम्हें एक बार रीड करना है, एंड हाउ टू प्रिवेंट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सिम्टम्स भी एक बार चेक कर लेना एंड कॉम्प्लिकेशंस। देखो, अगर सिम्टम कुछ है ना, सोशल स्टिग्मा वजह से हम कभी कभी नहीं जाते, हम चीज़ों को छुपाते हैं और चीज़ें बढ़ जाता है। और STD क्यूरेबल नहीं हो सकता क्योंकि उसका कंडीशन वर्स हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, यूटेरस पे। तो अगर बेबी का इम्प्लांटेशन यूटेरस में नहीं होके आगे या पीछे हो गया, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी, एंड इवन कैंसर भी हो सकता है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स विद ड्यूरिंग कोइटस। इन केस ऑफ डाउट, गो टू डॉक्टर फर्स्ट। इसके बाद है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है, तो इसमें पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी एंड इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। ओके, इन विट्रो के अंदर 3 टाइप्स है, ZIFT, IUT एंड ICSI। जिप्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर एंड ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन विवो के अंदर है गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर
एंड AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर के सिचुएशन के सिमिलर कंडीशन बाहर में क्रिएट किया जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड उसके बाद एम्ब्रायो का ट्रांसफर। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसके बाद है जिप्ट अप टू 8 ब्लास्टोमिया स्टेजेस। हम जिप्ट कर सकते हैं, मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करते हैं। इंट्राफैलोपियन मतलब जाइगोट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ओके, अगर ये है ब्लास्टोमियर है 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से पहले, ओके, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज अगर है तो इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद है आईयूटी। आईयूटी में क्या होता है? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को अगर हो चुका है, अगर ब्लास्टोसिस मोर देन 8 सेल स्टेज हो चुका है तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? यूटेरस पे। इसको क्या बोलता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी। ओके, इसके बाद है आईसीएसआई। आईसीएसआई क्या होता है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ओके, माइक्रो नीडल के हेल्प से। तो डायरेक्ट यहाँ से हम स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिए एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अब बात करेंगे गिफ्ट एंड एआई के बारे में। ये क्या होता है? ये इन विवो होता है, मतलब इनसाइड द बॉडी। तो फीमेल, अच्छा, गिफ्ट किन लोगों के लिए अप्लाई होता है? फीमेल्स के लिए होता है। जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते लेकिन फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकता है और प्रोवाइड कर सकता है, उन लोगों के लिए होता है गिफ्ट। गिफ्ट इज बेसिकली फॉर फीमेल्स। ओके, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद होगा एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मेल पार्टनर अनेबल है, ओके, इंसेमिनेट द फीमेल, तो कब कब होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर लोअर स्पर्म काउंट है तो इन केस में होता है। और एआई होता है बेसिकली किन लोगों का प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ मेल। इन केस अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम है तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। कैन बी करेक्टेड बाय ट्रांसफरिंग हेल्दी सीमेन फ्रॉम हस्बैंड, और डोनर इनटू द फीमेल। कहाँ पे किया जाता है? आइदर वेजिना में और यूटेरस पे। अगर यूटेरस में होता है तो उसको बोलते हैं आईयूआई, मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, इसके बाद आएगा सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी है ए फीमेल कैरीज द चाइल्ड ऑफ अदर कपल एंड ओनली कैरीज फॉर प्रेगनेंसी। ओके, नॉट बायोलॉजिकल मदर। ओके, लास्ट एक बार रीड कर लेना। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ डेटास। अकॉर्डिंग टू हु, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है उसका एक डेफिनेशन है, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग लाइक RCH। फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था? फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था 1951 में इंडिया में। ओके, इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था? 1951। ओके, फुल फॉर्म ऑफ RCH इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार चेक कर लेना। और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज RCH। ओके, अब आते हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? देखो, एमनियोसेंटेसिस बेसिकली एक टेस्ट था, ओके, जिसको हम यूज करते थे फीटस के कंडीशन, उसका जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, वो नॉर्मल है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा था एंड दैट्स व्हाई एमनियोसेंटेसिस वाज बैंड। ओके, मिसयूज क्या था? मिसयूज था यही कि चेक करते थे कि ये फीमेल है या मेल है, फीटस मेल या फीमेल है। अगर फीमेल होता
तो फिटिसाइड कर देते, फीमेल फिटस को मार देते थे। तो दैट्स व्हाई एमनियोसेंटेसिस इज बैंड। व्हाट वाज एमनियोसेंटेसिस? A diagnostic prenatal test that includes taking some of the amniotic fluid of the developing fetus to analyze the fetal cells and dissolved substances. Why banned? Misused for fetal sex determination leads to female feticide. Okay. Some important usage of amniocentesis was uh, test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. and determines the survivability of the fetus. Okay, ये सब चीजें एक बार देख लेना। आई ऑलरेडी मेंशन्ड एवरीथिंग, जस्ट रीड। ओके, जहाँ जहाँ पे मैं मार्क किया हूँ एक बार उसको पढ़ लेना। उसके बाद साहेली के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना। आई ऑलरेडी मेंशन्ड। ओके, और वर्ल्ड पॉपुलेशन किस टाइम पे क्या था वो एक बार चेक कर लेना। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन इन 1900, 6 billion by 2000 and 7.2 billion by 2011, and Indian population approximately 350 million at the time of our independence, like 1947 में था कितना, 350 मिलियन। उसके बाद क्या हुआ, 2000 में 1 बिलियन में पहुंच गया एंड 2011 में 1.2 बिलियन हो गया। तो ये है कुछ सेंसस रिपोर्ट एंड कुछ मार्केटिंग है, जैसे सब मूवमेंट्स का बाद भी यहाँ पे क्या हुआ है। तो हो गया है खत्म। मैं इस पीडीएफ को भेजता हूँ टेलीग्राम पे, तो चेक इट आउट। थैंक यू गाइस।